अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट है बायोलॉजी की न्यू बुक्स। इनकी जो बुक है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स को आज हम पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर या हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे एंजाइम का स्ट्रक्चर, कि एंजाइम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। उसके अलावा उसका मैकेनिज़्म देखेंगे कि किस तरह एंजाइम काम कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और फिर फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के स्पीड को तेज़ करेंगे या उसको स्लो करेंगे। उसके अलावा एंजाइम इनहिबिशन के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम को इनहिबिट करवाते हैं, एंजाइम को रोकते हैं। और उसके अलावा एंजाइम की क्लासिफिकेशन देखेंगे, कितने तरीके के एंजाइम्स हैं, कितने ग्रुप्स के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के अंदर। और अगर बात की जाए इसकी इम्पोर्टेंस की, तो इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत आसान है और इम्पोर्टेंस इसकी ज़्यादा है। यानी बोर्ड्स के अंदर या आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स को टच किया जाता है। ऑल्दो कि ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसके अंदर से कॉन्सेप्ट ज़्यादा निकाले जाते हैं और एमसीक्यूज़ भी ज़्यादा इसमें से आते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे कि एंजाइम, सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजाइम्स होते क्या हैं। पहले हम एंजाइम को समझेंगे कि एंजाइम्स का काम क्या है और ये किस तरह के होते हैं और ये क्यों होते हैं, इनकी प्रेजेंस क्यों ज़रूरत है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, सबसे पहले हम एंजाइम के इंट्रोडक्शन को टच करेंगे। तो हमें पता है कि हमारी जो लाइफ चल रही है, हमारी लाइफ के अंदर जितने भी सिस्टम्स चल रहे हैं, जितने भी मैकेनिज्म्स चल रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे हो रहे होते हैं। हम उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अगर कोई जर्क आता है उसे फील करते हैं, कोई टच होता है उसे फील कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चल रहे होते हैं। यानी वो मिली सेकंड्स में ये जो सारे काम जो हम देख रहे होते हैं ये मिली सेकंड्स के अंदर हो रहे होते हैं। आपका कोई चीज़ खाना, उसका डाइजेस्ट होना, कोई चीज़ याद आना, कोई चीज़ भूल जाना, ठीक है? उसके अलावा आपका चलना, किसी को मारना, किसी के लिए कोई काम करना, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हो रही होती हैं। सेकंड्स या मिली सेकंड्स के अंदर हो रही होती हैं। यानी हमारी सिर्फ जिस तरह हम अपनी पलक झपकाते हैं इस तरह हमारी जो लाइफ के सिस्टम हैं, जो बॉडी के सिस्टम्स हैं वो चल रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे सिस्टम इतनी स्पीड में कैसे चल सकते हैं, इतनी स्पीड क्यों है इनके अंदर और ये क्यों इतना टाइम नहीं लेते। इनको तो टाइम लेना चाहिए, क्योंकि एक जब आप कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, तो आप देखते हैं कि इतना ज़्यादा प्रोसेस हो रहा है, उसको याद करने में, उसको समझने में इतने दिन लग जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आता है एंड तक। लेकिन ये है कि ये सारे काम अल्लाह ताला ने इतनी स्पीड में कैसे किए, हाउ दे आर परफॉर्मिंग सो फास्ट। ठीक है, कितना, क्यों, कैसे, ऐसे क्यों हो रहा है, क्या चीज़ है जो इनको इतना स्पीड अप करवा रही है। तो वो चीज़ है एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स जो आज हम पढ़ेंगे और जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर क्लासेस में, इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में है। अगर एंजाइम्स को बॉडी से निकाल दिया जाए, अगर आप एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उन सबको आप निकाल दें, तो आपका खाना, आपका पीना, आपका चलना, आपका सोचना, आपका देखना इतना स्लो हो जाएगा कि मे बी आपकी डेथ हो जाए। यानी अगर एंजाइम्स को ख़त्म कर दिया जाए, एंजाइम्स को आपकी बॉडी से निकाल लिया जाए, तो आपकी लाइफ पॉसिबल ना हो सकता है कि आपके जो फंक्शंस हैं वो कंप्लीटली रुक जाएं। और इतना स्लो होने के बावजूद, मतलब इतना स्लो होते होते वो ऐसा टाइम आए कि वो अपने फंक्शंस ही छोड़ दे, कोई भी बॉडी का ऑर्गन, कोई भी बॉडी का सिस्टम अपना काम छोड़ दे। क्योंकि इतना स्लो होना किसी भी चीज़ का आपकी बॉडी के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए ठीक नहीं है। तो इनको स्पीड अप करवाने के लिए हमारे पास एंजाइम्स मौजूद हैं। ठीक है। अब हमें पता है कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि मेटाबॉलिज्म क्या है। तो मेटाबॉलिज्म है या मेटाबॉलिज्म कुछ लोग कहते हैं, तो ये होता है चीज़ों का टूटना या चीज़ों का बनना। यानी मेटाबॉलिज्म को भी दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। एक है एनाबॉलिज्म, एक है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म को हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ का, किसी भी मॉलिक्यूल का बनना। और कैटाबॉलिज्म क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ का टूटना। ये आपके पास कैटाबॉलिज्म होता है। तो अगर हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की बात करें, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हो रहा होता है किसी भी चीज़ का बनना। सपोज़ आपने प्रोटीन लिया है, ठीक है, आपने कोई भी गोश्त वगैरह की चीज़ ली है या दालें ली हैं, आप बॉडी को आपने प्रोवाइड की हैं, अब वो टूटती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स टूटता है अमीनो एसिड्स में। फिर अमीनो एसिड क्या करवाते हैं, वो मज़ीद प्रोटीन बनवा रहे होते हैं, न्यू प्रोटीन्स बनवा रहे होते हैं, जिसकी बॉडी को नीड होती है, जो बॉडी को चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन्स
खुद से हमारी बॉडी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से नहीं बनाती है, हमें सोर्स से लेना पड़ता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो सीरियल्स या ग्रेन्स की फॉर्म में हो, चाहे आपके पास किसी और एनिमल से आप प्रोटीन ले रहे हो, ठीक है, काव हो गई, उसके अलावा चिकन हो गई, इन सब चीज़ों से हम क्या कर रहे होते हैं, प्रोटीन इनटेक कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इटसेल्फ प्रोटीन को नहीं बना सकती ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से नहीं बना सकती, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना सकती है, जब हम उसे प्रोवाइड करते हैं, बॉडी के अंदर प्रोवाइड करते हैं, तो फिर हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो वो इनऑर्गेनिक से बना रही होती है, जितने भी जो सल्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, इन सब से। तो ये जो सारा काम हो रहा होता है, हम देखते हैं कि हमने खाना खाया, हम सो गए, अब बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, बॉडी को नीड नहीं है किसी चीज़ की कि आप उसको आप लेटे हुए खाएं, बैठे हुए खाएं, वो अपना डाइजेशन करेगी। हो सकता है उसके कुछ फैक्टर्स डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है आपका डाइजेशन सही ना हो सकता है आपको ब्लोटिंग हो जाए, हो सकता है आपकी गैस हो जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपकी बॉडी आपको बताती नहीं है कि आपको किस वक्त खाना है या लेटना है, बैठना है, वो आप खुद अपनी मर्जी से सेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बात है कि जब ये इतना स्पीड में हो रहा होता है, तो एंजाइम्स ऐसा क्या कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये स्पीड में चल रहे होते हैं। आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म हो गया, अब सपोज आप बॉडी के अंदर से एंजाइम्स निकाल लें, ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म चल रहा है, आपने बॉडी के अंदर से एंजाइम्स हटा दिए हैं, आपने देखा कि भाई होगा क्या, तो आपने देखा कि कैटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाएगा, जो आपकी चीज़ें टूट रही हैं, जिससे एनर्जी निकल रही है, वो बहुत स्लो हो जाएगी। एक चीज़ टूटेगी बहुत देर में, फिर दूसरी चीज़ बनेगी बहुत देर में। उसके अलावा अगर एनाबॉलिज्म की बात करें, तो एनाबॉलिज्म में जब चीज़ें बन रही होंगी, तो एनर्जी भी बहुत स्लो 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 दी जाएगी, ताकि कोई चीज़ बने, क्योंकि एंजाइम्स नहीं है, अब काम बहुत स्लो हो गया है। अब आप जो चीज़ ले रहे हैं वो बहुत स्लोली 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 इसोफेगस से ऑर्गन्स तक जा रही है, फिर जो चीज़ बन रही है वो बहुत स्लो, मतलब इतना स्लो हो जाएगा कि हो सकता है आप फंक्शन ना करें। तो एंजाइम्स की ये इंपॉर्टेंस है बॉडी के अंदर कि ये चीज़ों को एक एक्सट्रीमली हाई रेट्स के ऊपर करवा रही होती है, ठीक है, जितने भी जो रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, जितने भी जो प्रोसेसेस हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो एक्सट्रीमली हाई रेट पे करवाती है, उसका प्रेशर बढ़ा देती है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है। अगर इन एंजाइम्स को हटा दिया जाए तो टेम्परेचर और प्रेशर बहुत कम हो जाता है। सही है, अब एंजाइम्स को ज़रा डेफिनेशन की तरफ चलें, तो एंजाइम्स होते क्या हैं। तो एंजाइम की सिंपल सी डेफिनेशन या सिंपल सा एक वर्ड आपको याद रखना है कि एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट होते हैं। अब यही वर्ड कैटलिस्ट का वर्ड आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, कैटलिस्ट क्या करवाते हैं कि ये खुद जो है वो टेक पार्ट नहीं करते किसी रिएक्शन में, बल्कि ये उस रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं, यानी प्रोडक्ट के फॉर्म पे नहीं बन रहे होते, ऐसे नहीं कि हमने एंजाइम को डाल दिए और एंजाइम से कोई प्रोडक्ट बनेगी, नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई रिएक्शन हो रहा है कि ए मॉलिक्यूल आपके पास है और उसके साथ आपने रिएक्शन करवाया बी मॉलिक्यूल का, ठीक है, अब इसके साथ आपने कोई ना कोई, क्योंकि ये बहुत स्लो रेट पे होगा, तो आप चाह रहे हैं आपका काम आसान हो जाए, तो आपने इसमें एक अदद डाल दिया एंजाइम। अब जो प्रोडक्ट बनेगा इस ए और बी से वो आएगा सी। अब सी के साथ एंजाइम की कोई कोई लिंक नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि सी एंजाइम की वजह से आया है, एंजाइम की वजह से आया है, लेकिन एंजाइम के साथ नहीं आया, एंजाइम से मिलकर नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता कि एंजाइम ने कुछ पार्ट ए और बी को दिया जिसकी वजह से सी आया, नहीं, ये नहीं होता, ठीक है। एंजाइम खुद इटसेल्फ क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है, और जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा एंजाइम यहाँ से बाहर निकल जाएगा और फिर किसी और रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, ताकि उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सके। इसका काम ही यही होता है, इसका काम सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करवाना होता है, ठीक है, काम आसान करना होता है बेसिकली। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं आते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है, कि एंजाइम एज अ पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट नहीं आते हैं, एज अ पार्ट ऑफ अ रिएक्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि ये सिर्फ एज अ सॉल्वेंट, एज अ कैटलिस्ट मौजूद होते हैं, जो रिएक्शन को बेसिकली स्पीड अप करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं, यानी ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन को कैटलाइज करवाएं, रिएक्शन को स्पीड अप करवाएं, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, यानी रिएक्शन के साथ नहीं आएंगे, सिर्फ इनका काम रिएक्शन को स्पीड अप करवाना होता है, किसी भी रिएक्शन को बढ़ाना होता है, तेज करवाना होता है उसकी स्पीड को। अब एंजाइम्स बनते कहाँ हैं, तो एंजाइम्स जो है वो लिविंग सेल्स के अंदर ही बनते हैं, आपके जो सेल्स हैं वही बेसिकली एंजाइम्स को बनवा रहे होते हैं। यानी आपने देखा कि जितना भी जो रिएक्शन है वो किसकी वजह से हो रहा है, एंजाइम्स की वजह से। लेकिन जो सेल है आपका, वो भी तो सारे जितने भी प्रोसेस हैं वो सेल के किसने स्पीड अप करा है, एंजाइम ने, लेकिन वही सेल एंजाइम को बनवा भी रहे होते हैं, यानी उन्हीं सेल्स की वजह से एंजाइम प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है।
हमने पढ़ा कि एंजाइम्स क्या है, बायो कैटलिस्ट है, एक ऐसा कैटलिस्ट है जो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप करवाएगा, और ये जो है वो बेसिकली लिविंग सेल के अंदर ही बनता है, इसको आप आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एंजाइम्स। अब एंजाइम की वर्ड रूट अगर हम देखें तो एंजाइम जो है वो दो वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड से निकला है। एक होता है इन, दूसरा होता है जाइम। इन का मतलब होता है इनसाइड और जाइम का मतलब होता है यीस्ट। अब ऐसा क्यों, मतलब इनसाइड यीस्ट क्यों कहा गया है, तो इस वजह से क्योंकि जो पहला एंजाइम था वो था डायस्टेज। ठीक है, पहला एंजाइम डायस्टेज ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, या इसको देखा गया था यीस्ट के अंदर। ठीक है, खमीर के अंदर इसको देखा गया था, और जब से इसको नाम दे दिया गया है एंजाइम का, यानी ये किसके अंदर, यीस्ट के अंदर मौजूद था, इसको देखा गया था यीस्ट के अंदर, इसी वजह से इसको एंजाइम कहा गया है, यानी इनसाइड यीस्ट। तो इस एंजाइम की जो टर्म है वो किसने दी थी, फ्रेडरिक विल्हेम कोहेन ने दी थी। ये जो है वो बेसिकली एक साहब थे जिन्होंने इस एंजाइम को डिस्कवर किया हमारे लिए, ताकि हम इसे बाद में पढ़ें समझें, और इसे पढ़ के हम थोड़ा-सा अपनी नॉलेज एनहांस करें कि भाई एंजाइम्स जो है वो बेसिकली काम क्या कर रहे होते हैं। तो इनका अगर नाम आप चाहें तो याद रख लें कि इन्होंने जो है क्या किया था, 1878 के अंदर एंजाइम की जो टर्म थी उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके अलावा एंजाइम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि आपको पता है आपने प्रोटीन्स पढ़े हैं। ठीक है, प्रोटीन्स का अगर आपने देखना हो तो प्रोटीन की वीडियो आप लाजमी देखिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप प्रोटीन का जो लेक्चर है वो ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि जो प्रोटीन की टाइप है वो एंजाइम भी है, यानी प्रोटीन की एक टाइप में एंजाइम भी आते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम खुद प्रोटीन होते हैं, प्रोटीनीशियस यानी प्रोटीन से बने हुए होते हैं, अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इससे आपको समझ आ गया कि भाई इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का जो है वो लिंक होगा, कोवलेंट लिंक हो गया उनके दरमियान में। ठीक है, उसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अलावा ये इसका काम क्या होता है, ये स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस को, या जितने भी जो केमिकल रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको कैटलाइज करवा रहा होता है। ठीक है, उनको स्पीड अप करवा रहा होता है। तो बस एंजाइम का यही काम होता है। एंजाइम की बेसिक आपने जो है वो कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है, ऐसा कैटलिस्ट है जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवा रहा होता है। उसके अलावा एंजाइम टेक पार्ट नहीं करता, या आपने याद रखना है कि जो रिएक्शन होता है उसमें एंजाइम एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं आता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में वो नहीं होता है, रिएक्टेंट के फॉर्म में वो नहीं होता है। उसका काम सिंपल, काम को आसान करना होता है, वो स्पीड अप करवाता है, और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो एंजाइम वापस से अनचेंज, यानी उसको कुछ चेंज नहीं होता, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं आता, और वो उसी तरह उसी फॉर्म में वापस आ जाता है और किसी और रिएक्शन को स्पीड अप करवाने लग जाता है। तो ये काम है एंजाइम का, और ये थी इसकी बेसिक सी डेफिनेशन। अब एंजाइम की हम टाइप्स के ऊपर चलेंगे कि टाइप के ऊपर से मुराद है कि एंजाइम जो है वो सारे के सारे प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, या उनके साथ कोई ना कोई नॉन प्रोटीन पार्ट होता है या नहीं। तो ये आपको तो वैसे पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता चल गया कि जो प्रोटीन्स हैं वही एंजाइम्स हैं, यानी प्रोटीन से ही बना हुआ है एंजाइम, तो इसका मतलब है इसमें भी सारी थोड़ी बहुत वो कैटेगरीज होंगी जो हम प्रोटीन्स पे पढ़ चुके हैं। हमने प्रोटीन्स पे पढ़ा था कि प्रोटीन के साथ भी कोई ना कोई नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जिसे आप को फैक्टर कहते हैं, या प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, बट जनरली को फैक्टर होता है। अगर आप फेडरल वगैरह की बात करें तो वहाँ पे को फैक्टर मेंशन होता है। ठीक है, उसके अलावा आपकी केमिस्ट्री की अगर बुक है तो उसके अंदर भी को फैक्टर मेंशन है। तो उसमें जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो को फैक्टर होता है, और उसके बिहाफ पे फिर और भी चीज़ें इसमें मौजूद होंगी। तो ये इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि प्रोटीन को किस तरह कंसिडर किया जाता है। तो पहले जो है वो काफ़ी साल पहले जब एंजाइम्स पे इतनी जो है वो रिसर्च नहीं हुई थी, तो पहले ये समझा जाता है कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे इनिशियली इस बात को कंसिडर किया जाता था कि सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, सब प्रोटीन से बने हुए हैं। लेकिन बाद में 1980s में दो और साहब आए, थॉमस कैक और सिडनी एल्टमैन। आपकी मर्जी, आप इसे जिस तरह भी प्रोनाउंस करें, मुझे यही सही लगता है तो मैंने यही कर दिया। थॉमस केक और सिडनी एल्टमैन ने ये डिस्कवर किया कि भाई कुछ कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स या राइबोन्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, आरएनए, ये आपको पता होगा ना, राइबोसोम्स में आप पढ़ते हैं इसे, कि जो आरएनए हैं, ये इसके भी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम की तरह काम कर रहे होते हैं। एंजाइम का काम क्या होता है, रिएक्शन को स्पीड अप करवाना। तो कुछ आरएनए के भी मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं बॉडी के अंदर जो एंजाइम की तरह काम कर रहे होते हैं, और इन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं।
ठीक है, इन्हें स्पेसिफिक टर्म दी जाती है राइबोजाइम्स की। एक हो गए एंजाइम्स, एक हो गए राइबोजाइम्स। राइबोजाइम का काम क्या है? ये ऐसे आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं जो स्पीड अप करवाएंगे रिएक्शन को, लेकिन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। और कुछ प्रोटीन हैं जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। अब राइबोजाइम्स का काम कहाँ होता है, ये कहाँ जो है वो अपना फंक्शन कर रहे होते हैं? तो ये बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो सेल में यूज होती है, उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये प्रोसेस करवा रहे होते हैं। यानी जितनी भी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आई है बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको ये प्रोसेस करवा रहे होते हैं। लेकिन जनरली आपने यही याद रखना है कि एंजाइम्स प्रोटीनिशियस होते हैं, एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। बस राइबोजाइम का आपने ये याद रखना है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं आरएनए के जो एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं, और ये कहाँ पे स्पीड अप करवा रहे होते हैं, किन केमिकल्स को, किन प्रोसेस को? तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बेसिकली प्रोसेस कर रहे होते हैं, उनको स्पीड अप करवा रहे होते हैं। अब एंजाइम्स की कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स याद होने चाहिए, और इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 7 8 या 10 आई गेस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम्स की। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एंजाइम जो है वो बायो कैटलिस्ट होते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि भाई ये ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को, या जितने भी जो केमिकल रिएक्शंस है बॉडी के अंदर, उनको ये स्पीड अप करवा रहे होते हैं। अच्छा, एंजाइम्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? प्रोटोप्लाज्म के अंदर। यानी इनको जो बनाया जाता है वो सेल से बनाया जाता है, लेकिन कहाँ पर? प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म का वर्ड जो है वो बेसिकली दो उसको मिला के, दो आपके पास जो है वो कैटेगरीज को मिला के कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म और साथ ही साथ न्यूक्लियस को मिला के, इन दोनों चीज़ों को मिला के आप कहते हैं कि ये जो है वो प्रोटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म हो गया जहाँ पे आपके पास आरएनए वगैरह मौजूद होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, और बीच में जो आपके पास न्यूक्लियस होता है। इन दोनों को मिला के, ठीक है, इस मेम्ब्रेन को मिला के और इस न्यूक्लियस को मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जो एंजाइम्स हैं वो या तो पूरे साइटोप्लाज्म में आपको कहीं मिलेंगे, या फिर न्यूक्लियस के पास कहीं मिलेंगे। तो ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? प्रोटोप्लाज्म में। और इनको कौन बनाता है? इनको यही सेल बना रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी अगर हम इसको इसको तो हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा अगर हम बात करें कि ज़्यादातर एंजाइम्स प्रोटीनिशियस होते हैं इन नेचर, यानी नेचर में ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स, या एंजाइम्स ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं। और ये किसके बने हुए होते हैं? ये ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है फिब्रस प्रोटीन, एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन बेसिकली स्फेरिकल होती है या एलिप्सॉइडल होती है, ठीक है। उसकी कुछ इस तरह की शेप होती है, आपने देखी होगी, 3D फॉर्म में ये मौजूद होती है, इस तरह की प्रोटीन। तो ये जो है एंजाइम वो इस शेप में होता है, स्फेरिकल या एलिप्सॉइडल शेप में होता है, जो कि बेसिकली 3D होती है। तो ये जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स ग्लोबुलर प्रोटीन से बनी हुई होती है। प्रोटीन तो है, लेकिन उसकी भी क्लासिफिकेशन में जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उससे बने होते हैं, और प्रोटीन की तरह इनका भी मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। आपको पता है कि प्रोटीन की जो रेंज है वो स्टार्ट होती है 34,000 से लेके 50,000 तक। तो जो एंजाइम्स के मॉलिक्यूलर वेट की रेंज है ये भी इतनी ही होगी, या इस अराउंड होगी, इसकी रेंज के इन बिटवीन, क्योंकि ये वेरी करता है और डिपेंड करता है प्रोटीन टू प्रोटीन। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एंजाइम्स जो है वो कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के भी बने हो सकते हैं, सिर्फ प्रोटीन, यानी और कुछ ना हो, सिर्फ उसके अंदर प्रोटीन वाले पार्ट मौजूद हो। तो जैसे कि अमाइलेज हो गया या पेप्सिन हो गया, ये दोनों ऐसे एंजाइम हैं जो कम्प्लीटली प्रोटीन से बने होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होंगे जिसमें प्रोटीन के साथ साथ कोई ना कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। नॉन प्रोटीन पार्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस प्रोटीन के अलावा अगर कोई पार्ट मौजूद है तो उसे आप कहते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है एसिटाइल कोएंजाइम ए की, ठीक है, कोएंजाइम ए की यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है। इस एग्जाम्पल को आपने याद रखना है कि भाई कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे जो प्रोटीन के होंगे कम्प्लीटली, जैसे कि अमाइलेज और पेप्सिन, और कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे जिसमें प्रोटीन के साथ साथ कोई ना कोई नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, उसे आप कहेंगे, मतलब उसकी एग्जाम्पल में आपके पास है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एंजाइम्स बॉडी के अंदर, अगर सेल के अंदर, बॉडी के अंदर तो मौजूद होगा, लेकिन एंजाइम अगर सेल के अंदर प्रोड्यूस हो और उस सेल के अंदर ही वो एक्ट करे, उस सेल को ही वो बेसिकली बेनिफिट दे या उसी को स्पीड अप करवाए, तो ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं एंडो एंजाइम, ठीक है। ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर ही प्रोड्यूस हुआ और सेल के अंदर ही वो काम कर रहे हैं, स्पीड अप करवा रहे हैं, तो ये एंडो एंजाइम होंगे। और कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो बने सेल के अंदर होते हैं, लेकिन
जो वो एक्ट करते हैं, जो फंक्शन करते हैं, वो सेल के बाहर जाके करते हैं, किसी और सेल में कर रहे होते हैं या किसी और जो है वो बेसिकली ऑर्गेनल के पास कर रहे होते हैं। तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं एक्सो एंजाइम, ठीक है। इसे इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपने टर्म्स याद रखनी है। उसके अलावा एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं अपनी नेचर में, अपने फंक्शन में। यानी आपको पता है कि एंजाइम स्पेसिफिक है प्रोटीन के बने में। उसके अलावा ये फंक्शन में भी स्पेसिफिक होते हैं। यानी अगर ये किसी एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवा रहे हैं तो ये उसी को करवाएंगे, किसी और एंजाइम की जगह पे जाके ये काम नहीं करते। स्पेसिफिक होते हैं। इस सबस्ट्रेट के लिए अगर एंजाइम ने काम करना है, सपोज ए सबस्ट्रेट के लिए कोई एंजाइम है एक्स, ठीक है, तो ये यही इसी के लिए काम करेगा। ये एक्स इसी ए सबस्ट्रेट के लिए काम करेगा। ये किसी वाई, किसी जी, किसी बी के पास नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये इस ए वाले मॉलिक्यूल के पास जाएगा और इसी को जाके स्पीड अप करवाएगा। तो इस तरह ये अपने फंक्शन में भी और अपनी नेचर में भी स्पेसिफिक होते हैं। बाकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स के याद रखिएगा कि ये ग्रेटर होते हैं साइज में। किससे? सबस्ट्रेट से। ये जो मॉलिक्यूल था, ये वाला मॉलिक्यूल, ये छोटा होगा सबस्ट्रेट, और जो एंजाइम है ये बड़ा होगा। ये आपने याद रखना है कि ये अपने सबस्ट्रेट के साइज से बड़े होते हैं। ये आपके पास एंजाइम है और जिस सबस्ट्रेट के लिए काम कर रहा है वो है ए। तो ये जो ए है ये थोड़ा छोटा होगा एज कंपेयर टू एंजाइम। अपने एंजाइम से छोटा होगा सबस्ट्रेट और एंजाइम का साइज बड़ा होगा। नेक्स्ट है कि दे हैव पर्टिकुलर साइट्स। अब एंजाइम्स के पास, हर एंजाइम के पास एक पर्टिकुलर साइट होती है, एक ग्रूव होता है, एक डिम्पल होता है, जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट आके बैठता है, और ऐसी साइट को आप एक्टिव साइट कहते हैं। ये सपोज एक एंजाइम है, यहाँ पे मैं एक एंजाइम बना रही हूँ, ठीक है, ये एंजाइम है, और इस एंजाइम के पास ये एक डिम्पल, एक ग्रूव, एक स्पेस नजर आ रहा है आपको। और ये जो स्पेस है बेसिकली इसी को आप एक्टिव साइट कह रहे होते हैं। ये एक्टिव साइट होती है, चार्ज बेयरिंग साइट होती है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आपको चार्जेस नजर आ रहे होते हैं। ये चार्जेस यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इस एक्टिव साइट के ऊपर इसको आप चार्ज बेयरिंग साइट भी कह रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये एंजाइम है और ये जो है वो बेसिकली इसकी एक्टिव साइट है, एक स्पेस है जो आपको नज़र आ रही होती है, पूरी स्पेसिफिक हर एंजाइम में आपको मिल रही होती है। और जो सबस्ट्रेट है फिर वो इसी शेप का आएगा, ठीक है, इसी सबस्ट्रेट का, इसी शेप का एक सबस्ट्रेट होता है। ये बेसिकली सबस्ट्रेट है जो इस एंजाइम के पास आके बैठेगा और रिएक्शन को करवाएगा, ठीक है। तो हर एंजाइम के पास जो है वो एक पर्टिकुलर साइट्स होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बैठता है, रिएक्ट करता है, और फिर जो है वो बेसिकली कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसी साइट को आप कह रहे होते हैं एक्टिव साइट। अब एंजाइम की एक्टिविटी आपने देखा कि वैसे एंजाइम का काम क्या होता है? एक्सेलरेट करवाना, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करवाना। उसके बाद भी एंजाइम के पास कुछ ना कुछ ऐसे आयंस होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, जिनकी वजह से एंजाइम अपनी स्पीड को मजीद बढ़ा सकता है और उस रिएक्शन को स्पीड अप करवा सकता है। तो कुछ ऐसे आयंस या सॉल्ट्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को मजीद बढ़ा देते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्टिवेटर्स, या उन्हें आप स्पेसिफिकली एक्सेलरेटर्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेलरेट करते हैं तो उन्हें आप एक्सेलरेटर्स भी कहते हैं या फिर एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं, जैसे कि मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है या क्लोराइड है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, कुछ ऐसे आयंस हैं, कुछ सॉल्ट्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्पीड अप करवाते हैं, बढ़वाते हैं। इसी तरह कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ आपके पास फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट भी करवा देते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी रुक भी सकती है, एंजाइम हो सकता है कि फंक्शन ना करे। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एंजाइम जो है वो अपना काम रोक देता है या स्लो कर देता है, ठीक है। उसकी एग्जांपल में है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी है, कितनी नहीं है। उसके अलावा एंजाइम कंसंट्रेशन, फिर पीएच आ जाता है और टेम्परेचर आ जाता है, फिर पीएच आ जाता है और टेम्परेचर आ जाता है। तो इसे हम फर्दर मज़ीद जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होती है, एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या होती है, पीएच क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, या इन सारे फैक्टर्स किस तरह एंजाइम जो है वो इन सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होते हैं। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो, एंजाइम की कंसंट्रेशन हो, पीएच हो, टेम्परेचर हो, ये सारी चीज़ें एंजाइम को रोक भी सकती हैं, इनहिबिट भी करवा सकती हैं, और इसके अलावा ये एंजाइम को अपने नॉर्मल बिहेवियर के ऊपर काम भी करवा सकती हैं। और इसी वजह से एंजाइम जो है वो सेंसिटिव होते हैं पीएच के अंदर भी, टेम्परेचर के अंदर भी। अगर टेम्परेचर या पीएच
स्पेसिफिक किसी एंजाइम के नहीं है, और अगर वो वेरी कर जाए तो उसकी वजह से भी एंजाइम काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं और अपने रिएक्शन को या किसी भी रिएक्शन को डिस्टर्ब करवाते हैं। हो सकता है कि जो रिएक्शन फास्ट होना था वो फास्ट ना हो रहा हो, क्योंकि उसकी पीएच जो है वो वेरी कर गई हो या टेम्परेचर ज़्यादा कम हो गया हो। तो ये सारे फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ एंजाइम रिएक्शन या एंजाइम मैकेनिज्म। अब अगर हम बात करें लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो यही है जो इनिशियली हमने स्टार्ट में बताई थी कि एंजाइम जो है वो बेसिकली अनचेंज रहते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन होने के बाद भी और रिएक्शन से पहले भी एंजाइम, जैसे आप समझ लें एक सीजर है, ठीक है, जो किसी भी चीज़ को काटने के लिए यूज़ होती है। एक एग्जाम्पल दिए, जिस तरह सीजर किसी भी चीज़ को काटने के लिए यूज़ होती है और उसको कुछ नहीं होता है, ना सीजर टेढ़ी होती है, ना टूटती है, ना जो है वो उसको कुछ होता है। इसी तरह एंजाइम का काम भी यही होता है कि एंजाइम जो है वो बेसिकली सिर्फ एक काम करवा रहा होता है, स्पीड अप करवा रहा होता है रिएक्शन को, और उसके बाद वो वापस वैसे ही रहता है जैसे वो पहले था। जिस तरह आप की और लॉक को यूज़ करते हैं कि एक लॉक है और आपको की चाहिए उसको ओपन करने के लिए, तो आप उस की को जो है वो बेसिकली लॉक के अंदर डालते हैं, उसे थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं तो वो लॉक खुल जाता है। और लॉक खुलने के बाद जो की है वो बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसी वो पहली थी। ऐसा नहीं होता कि टूट जाए या की वहीं रह जाए, या वो जो है वो बेसिकली उसके कुछ पॉइंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा नहीं होता। सिमिलरली एंजाइम का काम भी उस की तरह होता है, या आप ये समझ लें सीजर की तरह होता है, जो काम तो करवा देती है, काम को आसान करवा देती है, लेकिन उस की को या सीजर को कुछ नहीं होता। सिमिलरली विद द एंजाइम, यानी ये केमिकली अनचेंज रहते हैं, ये वैसे ही होते हैं जैसे वो पहले थे, इनके आयंस वैसे ही होते हैं, इनके स्ट्रक्चर वैसे ही होता है जैसे पहले था और बाद में था, यानी इनका स्ट्रक्चर को, इनके आयंस को कुछ नहीं होता है, इनके पूरे केमिकल को कुछ नहीं होता है, बल्कि ये वैसे ही रहते हैं जैसे ये पहले थे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करवाया है और कुछ नहीं करवाया। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और एंजाइम का जो टॉपिक है या इसको जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है या इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ उसको एड्रेस करने की और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ताकि इस तरह आप लोगों को मैं एक बेहतरीन तरीके से पढ़ा पाऊँ और समझा पाऊँ जो भी चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूजिंग लगती है। और जो भी चीज़ ना समझ आए आप उसे कमेंट कर दीजिएगा, एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस देम, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम।